धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ड्रीमिंग इन देयर लाइफ, आप सब यू हैव अ ड्रीम इन योर लाइफ? हाथ उठा के बताओ कितने लोगों के जीवन में कोई ड्रीम है? सबके है ना। मैंने बचपन में रिचर्ड बाख की एक बुक पढ़ी थी, जोनाथन सीगल, बड़ी अच्छी लगी थी। ड्रीम्स द ओनली वे टू फ्लाई। तो पहला तो ड्रीम्स चाहिए और उसके बाद उसको रियलाइज करने के लिए विल पावर और डिटर्मिनेशन चाहिए, है ना। केवल सपने से तो कुछ होता नहीं है जीवन में। विल पावर और डिटर्मिनेशन भी है। हाँ, इसमें भी हाथ उठा दो एक बार जिनके पास है कि जो मैं अपने ड्रीम्स लूंगा वो फुलफिल करूंगा। उसके लिए जो जरूरत है बताओ, हम किसके पास विल पावर और डिटर्मिनेशन है? इतने ही लोगों के पास है। सबको चाहिए, है ना। मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर भारद्वाज जी को जिन्होंने मुझे बुलाया। कल डॉक्टर मोहित अग्रवाल जी से, प्रेसिडेंट, उनके साथ काफ़ी लंबी चर्चा हुई। उनके विचारों की स्पष्टता, प्रखरता और उनका विजन, उसका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर संजय जसोला जी को भी हमने सुना और सबसे बड़ा हमारे साथ हैं प्रेरणादायी श्रीमान इंद्रेश जी। वो बचपन से, मैं तो इतना छोटा था, 7वीं 8वीं से था, तब से इनसे बहुत गहरा संबंध था। नई दिल्ली में हम रहते थे और वहीं पे ये प्रचारक थे। उंगली पकड़ के जिनको हमने अपना रास्ता ढूंढा, ऐसे व्यक्तित्व के साथ आज मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं कुछ बातें संक्षिप्त में कहूँगा। विषय बहुत अच्छा है, कई लोग पूरे 2 दिन तक इस पे चर्चा होगा। विषय पे कुछ चीज़ों के गहराई पे मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन कुछ बातें मैं आपके सामने जरूर रखना चाहता हूँ। परस्यूट ऑफ नॉलेज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इन लाइफ एंड और वो आएगा इंक्विजिटिव माइंड से। अगर आप इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे बातें बहुत ग्रंथों में, हमारी संस्कृति इतनी बड़ी है, हमारी विशाल संस्कृति है इतने वर्षों की, हजारों सालों की, तो उसमें बातें बहुत सूत्र रूप से कही गई है। छोटे में, जितने छोटे शब्दों में आप कहोगे, आपका माइंड उतना ही उस चीज को एनालिसिस करने के लिए सेल्फ जनरेटिंग आप उसको ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, तो वह थॉट प्रोसेस, थिंकिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग डिफरेंट लेवल पे ये करेंगे तो आपकी नॉलेज की लेवल बहुत बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तो है ही। और यह भी बात है कि अज्ञाना आवृतम ज्ञानम, ज्ञान, नॉलेज तो अपने अंदर है लेकिन अज्ञान से उसको ढक दिया। तो यू हैव टू रिमूव द लेयर्स ऑफ योर मिस इंफॉर्मेशन या अज्ञान की बात की है ना। तो ये कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ। संक्षिप्त में आपको मैं 1-2 बातें और बताना चाहता हूँ कि जो सब्जेक्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं इसको 4 भाग में इसको संक्षिप्त रूप से बताऊंगा। एक तो क्या है कि जब डिसीजन लेते हैं, मोहित सर ने बताया कि सरकार के लेवल पे डिसीजन लेते हैं, पॉलिटिक थिंक टैंक्स भी काम करते हैं, पॉलिटिकल लोग भी काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी भी काम करती है। इकोनॉमिक डिसीजंस में हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। And the basic object of any study is how to resolve the conflicts. Conflict resolution is very important. हर चीज में एनवायरमेंट डेवलपमेंट चाहिए तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए तो हर सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज का डेवलपमेंट चाहिए, जोग्राफिकल। तो दीज आर बेसिक कॉन्फ्लिक्ट्स विच हैव टू बी रिजॉल्व इन योर लाइफ। और उसमें ऑप्शंस जो मल्टीपल होते हैं, तो गिव एंड टेक, बार्गेन, सब चीजें होती हैं। तो इंपॉर्टेंट थिंग एट एनी डिसीजन, इफ यू लुक इनटू वेदर विच लाइन you want to take, which the government would like to take, there are conflicts and there will be complexities in the decision, and if you take one option there will be issues where you may lose on it, तो you bargain on it। तो पहला पॉइंट है कि लाइफ में, जीवन में, व्यक्तित्व के, समाज में, देश के, सरकार में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, व्यक्ति के अंदर, परिवार में भी होते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है और ये चीज, पहला चीज है डिसीजन मेकिंग में। दूसरा है कि जब इसमें
what determines the resolution of conflict? That is, culture determines the resolution of conflict. बिहेवियरल कैसा, जैसे अल्टीमेटली जो हम इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, उसकी जो एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, ये मुझे लगता है कि मैं इस पर थोड़ा सा ज़्यादा इस पर फोकस करूँगा कि जब आप ये जो एनवायरमेंटल इश्यूज को इकोनॉमिक डिसीजंस के ऊपर चर्चा करेंगे तो मेथड्स ऑफ इवोल्यूशन पे, कैरियर, आप सब लोगों का आगे जीवन में बड़ा कैरियर है, देयर आर एट प्रेजेंट वेरियस फील्ड्स which the government is working, where institutions like DPS and other people are working, society is working, think tanks are working. तो वो मेथड्स ग्लोबल लेवल पे प्लेटफॉर्म्स है, वर्ल्ड बैंक है, G20 प्लेटफॉर्म पे इकोनॉमिक फोरम है, हमारे यहाँ पे नीति आयोग है, ये सारे जो थिंक टैंक्स है, ये जो पॉलिसी मेकर्स है, ये और जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से जुड़ा हो, कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट से जुड़ा, ये सब इवोल्यूशन, ये जो मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन है, इसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं और इनको हम डेवलप करेंगे। चाहे इंटरनलाइजिंग द एनवायरमेंटल कॉस्ट, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में हम लोगों का बहुत इन्वॉल्वमेंट है और काम करते हैं, तो सबसे अगर एनवायरमेंटल कई प्रोजेक्ट्स का जब हम इवेल्युएट करते हैं तो उसमें एनवायरमेंटल कॉस्ट को इंटरनलाइज कर लेते हैं, जब उस कॉस्ट को हम देख लेते हैं तो डिसीजन ही बदल जाता है। अगर हमने नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कंपनी में हाइड्रो पावर प्लांट्स वगैरह कई लग रहे, जो बड़े बड़े सब जगहों पे, तो डिस्प्लेसमेंट है, एनवायरमेंटल कॉस्ट है, और इन चीज़ों के एनवायरमेंटल कॉस्ट को जब इंटरनलाइज करते हैं तो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन की पूरी सिस्टम जिसके बेस पे डिसीजन होता है वही बदल जाते हैं। लेकिन अब प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन की इंटरनलाइज कैसे करोगे, आप बैलेंस शीट में कैसे डालोगे, एनुअल रिपोर्ट में कैसे डालोगे, ये महत्वपूर्ण है। और इसके अब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में भी हम काम कर रहे हैं, हाउ टू प्रेजेंट ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स, योर HR जो पोटेंशियल है उसको आप बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करोगे, ये सारी चीज़ें दे रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिसर्च, एक्शन, मेथड, और ये अपॉर्चुनिटीज हैं, बिग अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड। जैसे जैसे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल एडवांसमेंट, क्लाइमेट चेंज, कार्बन एमिशन, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मिसयूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर्स, ये सब चीज़ें आती हैं, तो जब तक आप इनके मेथड्स, हाउ विल यू प्रेजेंट इन योर बैलेंस शीट डिसीजन मेकिंग, हाउ विल यू डू इट, दीज आर मेथड्स अभी बहुत इवॉल्व नहीं हुए। अगर भूटान ने ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया तो ऐसे उस हैप्पीनेस इंडेक्स को हम कैसे अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सिटीजन्स के लिए मैनेजमेंट स्टाइल में कैसे डालेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें। इसमें बड़े इम्पॉर्टेंट एवेन्यूज क्रिएट होते हैं, इसमें बड़े इम्पॉर्टेंट आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, इसमें कैरियर करेंगे तो या इसमें कैरियर के अपना अलाइन करेंगे तो बड़ा अच्छा तरीके से काम होगा। ये एक बात है। अभी डोमेस्टिक लेवल पे तो मैंने कुछ बात की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय भी मैं नहीं लेना चाहता। ESG कंप्लायंस है। अब ESG कंप्लायंस के बारे में हम बहुत सुनते हैं, चर्चा करते हैं सब जगह। ग्लोबल लेवल पे ESG कंप्लायंसेस आर बीइंग यूज्ड एज नॉन टैरिफ बैरियर्स, एनवायरमेंटल, सोसाइटल एंड गवर्नेंस। अब सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल कॉस्ट तो आपने लिख दिया, सोशल इम्पैक्ट एनालिसिस आप करेंगे कि नहीं, आप सोसाइटी के बिहेवियर में, रिलेशंस में, उसके कॉन्फ्लिक्ट में, ट्राइब्स के, उसको सब चीज़ों को आप इनकॉर्पोरेट करेंगे कि नहीं। तो ESG कंप्लायंसेस के लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे टैरिफ बैरियर्स के रूप में, ट्रेड बैरियर्स के रूप में, नॉन टैरिफ बैरियर्स के लिए यूज़ हो रहा है, लेबर के लिए, इसके लिए। अब इन ESG कंप्लायंसेस को अगर आप अपनी कॉर्पोरेट लेवल पे आप सब जाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट के यहाँ स्टूडेंट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाएंगे, सब काम करेंगे, तो ESG कंप्लायंस के लिए आपने क्या स्टेप्स लिए हैं, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन तक उनमें आ जाता है। और इनके लेवल पे आपको ग्लोबल लेवल पे वेंचर फंड्स हैं, बहुत सारे फंड्स हैं जो केवल ESG कंप्लायंट कंपनीज के लिए काम करते हैं। तो इन चीज़ों के लिए ESG कंप्लायंस कैसे हो, हमारे कॉर्पोरेट लेवल में हम कॉर्पोरेट सिटीजनशिप के रूप में कैसे काम करें, बोर्ड मीटिंग्स में किस तरह से उसके एजेंडा हो, किस तरह से उसके मिनट्स हो, किस तरह से उनकी कंप्लायंस के लिए रिपोर्टिंग हो, एनुअल रिपोर्ट्स में कैसे हो, ये अब इमेंस अपॉर्चुनिटी है।
सेबी भी अपने सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड कई तरीके से, अब हम जो कंपनी PSUs में काम करते हैं, टॉप ऑलमोस्ट जो 1000 करोड़ से ऊपर की जो कंपनीज हैं उन सबको बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट पे एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग करनी होती है, उसके बगैर हैवी फाइन्स है। तो मेरा ये कहना है कि जो इवैल्यूएशन के मेथडोलॉजी है, चाहे इंटरनलाइजिंग द एनवायरमेंटल कॉस्ट इन प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन और योर सोशल इम्पैक्ट कॉस्ट एनालिसिस और ह्यूमन रिसोर्स मेजर्स को कैसे बैलेंस शीट में प्रेजेंट करेंगे, हाउ योर कंपनी इज डूइंग, आप कर रहे होंगे ESG, बट आपकी बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट, आपकी रिपोर्टिंग में ESG कंप्लायंस नहीं है, तो ग्लोबल लेवल पे आपको फंडिंग के एक्सेस कम मिलती है, ग्लोबल लेवल पे आपको टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स का रेस्ट्रिक्शंस हो जाता है, कार्बन एमिशन है, कार्बन फुटप्रिंट्स है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत तरीके से अपॉर्चुनिटी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी के लेवल पे कैसे आप कर सकते हैं, कार्बन ट्रेडिंग के हिसाब से कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों पे इवन अभी तक कार्बन ट्रेडिंग का कोई एक्सचेंज नेशनल लेवल पे डेवलप नहीं हुआ है। अगर वो हो जाता है तो आपकी एक गौशाला चलती है, गौशाला में कितना आप कार्बन सक्शन करते हैं, उसके ऊपर पे यू कैन मेक इट ए वायबल ऑब्जेक्ट। तो यह है, सरकार सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी लेके आ रही है, तो यह चीज़ें मुझे लगता था कि आपको कुछ बता दूं। और जो हमारे सरकार है, सर आपने बोला था कि सरकार कैसे डिसीजन लेती है, उस पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो फर्स्ट थिंग, जब 2014 में हम आए थे, सबसे पहले हमने कई एग्जाम्पल में बता सकता हूँ कि वी हैव एक्नॉलेज द प्रॉब्लम्स। फर्स्ट थिंग इज एक्नॉलेज द प्रॉब्लम। जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर जन सरकारी योजनाएं तो 60 साल 70 साल से चल रही थी, सारी योजनाएं थी, कल लोग कहते हैं कि आपने उन्हीं योजनाओं को फिर से लागू कर दिया, लेकिन वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी उन योजनाओं की नहीं थी। उसके लिए क्या चाहिए, तो एक्नॉलेज ए प्रॉब्लम दैट पीपल आर नॉट रिसीविंग द बेनिफिट विच आर ड्यू टू देम विदाउट करप्शन एंड लीकेजेस। तो एक्नॉलेज द प्रॉब्लम तो प्रधानमंत्री जी ने ये जो जनधन अकाउंट के रूप में दिया। तो ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यह अपने आप में एक तरीके से एक्नॉलेज, फर्स्ट इज एक्नॉलेज अ प्रॉब्लम, फाइंड ए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जनधन अकाउंट, आधार, बैंक को, स्टेक होल्डर्स को लिंक किया। थर्ड व्हाट वी डू इज, आफ्टर वी हैव आइडेंटिफाइड अ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, थर्ड इज कनेक्ट द स्टेक होल्डर्स टू द दैट टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम। बैंकों को जोड़ा, सरकारी स्कीम्स को उसके साथ जोड़ा, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, बहुत चीज़ों में हो सकता है, बैंकों को जोड़ा, फिर उसके बाद लोगों के अकाउंट खोले, उसमें अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया और 100% पैसा उनके अकाउंट में गया, इफेक्टिवली गया, घर घर तक गया, और फिर पुश मॉडल पे काम किया। तो थर्ड इज स्टेक होल्डर जो भी हैं उस योजना के, उस सॉल्यूशन के, उनको उससे जोड़ना। और लास्ट इज परफॉर्मेंस मैट्रिक, फाइंड ए परफॉर्मेंस मैट्रिक। अगर हमने टारगेट रखा कि हम 2.5 करोड़ अकाउंट, बैंक अकाउंट खोलेंगे एक साल में, तो 7.5 करोड़ बैंक अकाउंट खुल गए, आज 55 करोड़ से ऊपर बैंक अकाउंट खुल गए, 126 सरकारी योजनाएं DBT से इससे जुड़ गई है। तो लास्ट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई ए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, connect all the stakeholders to the solution and create a performance matrix through which you can evaluate your performance and government performance। तो यह एक तरीका है। और जो लास्ट बात मैं जो आपको कहना चाहता हूं वो है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने इतनी जबरदस्त तरीके से भारत की ग्लोबल पहचान को बनाया है कि अगर G20 में मेजर अचीवमेंट जो इंडिया का, गवर्नमेंट का था, वो था कि वी आर प्रोवाइडेड डिजिटल सॉल्यूशंस टू मेनी ऑफ द प्रॉब्लम। चाहे कोविन ऐप के द्वारा, अमेरिका में भी जाते थे तो कोविन आपको फिजिकल सर्टिफिकेट चाहिए, इंडिया में कोविन ऐप था, डिजी लॉकर है, डिजी यात्रा है, अभी ONDC है,
जो कि अपने आप में ओएनडीसी डिजी हार्ट बना रहा है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एग्रीगेटर्स को जोड़ने का काम है, और फिर उसके साथ ट्रीट्स है, ऐसे प्रॉब्लम्स के टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को, ट्रीट्स है, जेम्स है। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी, डिजिटल रेजिलेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सॉल्यूशंस हैव इमेंस पोटेंशियल, और आने वाले समय में सरकार जो है बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रही है। 90,000 करोड़ तो एक 4-5 मिनिस्ट्री का वो कंबाइंड जो मैथी जो इंडस्ट्री है मिनिस्ट्री, उसने इसके एआई और इनके ऊपर डेवलपमेंट के लिए काम किया हुआ है। ग्लोबल ये सरकारी लेवल पे एआई के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, इन सब चीज़ों पे बहुत सरकार काम कर रही है, बहुत इन्वेस्ट कर रही है। और ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से सरकार के स्कीम्स हैं जो मिनिस्ट्रीज के हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के हैं, हर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का अगर ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे इस पिछले 11 साल में ट्रिमेंडस हुआ है। और हर मिनिस्ट्री को, हर पीएसयू को सरकार ने कहा हुआ है कि आपके अपने प्रोसेस प्रॉब्लम्स या प्रोडक्ट प्रॉब्लम जो भी हैं, भारत पेट्रोलियम में अब हूँ, अगर हमारे लेवल पे 10 प्रॉब्लम्स आते हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के, किसी प्रोजेक्ट के प्रोसेस के, तो आप वेबसाइट पे डालेंगे एंड फाइनेंस पीपुल, यंग माइंड्स who want to find out the solution to those problems, give them money and give them initial money to develop, research, do it, and when they bring a prototype solution, buy them and also final product. ये हर पीएसयू को कहा हुआ है, हर पीएसयू की वेबसाइट पे जो रिसर्च डेवलपमेंट और इस तरह चीज अटल टिंकरिंग लैब वगैरह करेंगे। तो मेरा यही कहना था आपको कि इमेंस अपॉर्चुनिटीज हैं, इवैल्यूएशन के मेथड्स बहुत बड़ी हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं कैरियर को बनाने के लिए, फाइनेंशियल अपने स्ट्रेंथ को खड़ा करने के लिए। और लास्ट बात जो कहना चाहता हूँ कि पॉलिसी इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। हमने सब चर्चा कर ली, यहाँ भी खूब चर्चा करी, और अगर आपने इसकी रिपोर्टिंग, इसके बारे में आउटकम्स को सरकार को नहीं पहुंचाया, पॉलिसी इंटरवेंशन सही लेवल पे, सही दिशा में नहीं हुआ, तो वह एक तरीके का इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिसिज्म हो जाएगा और वो कुछ उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। तो पॉलिसी इंटरवेंशन में बहुत, 2 एग्जाम्पल छोटे दे के मैं बात अपनी ख़त्म करूँगा कि पॉलिसी इंटरवेंशन में कई बार एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में ऐसा हो जाता है कि अच्छा, पॉलिसी इंटरवेंशन में अभी हमने जैसे वाटर कंजर्वेशन की सब लोग बात करते हैं, वाटर कंजर्वेशन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले वो लोगों का कहना है कि प्राइसिंग से वाटर कंजर्व हो जाता है, प्राइसिंग कैन कंजर्व द वाटर, बट एक्चुअली अवर रिसर्च, हमारा फील्ड लेवल पे काम ने ये बताया कि अगर प्राइसिंग करते हैं तो जो गरीब तबका है उसको, क्योंकि उसका बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ इनकम पानी, पीने का पानी खरीदने में जाता है और अमीर का कम पोर्शन ऑफ इनकम जाता है, तो प्राइसिंग इम्पैक्ट द कंजम्पशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विच इज असेंशियल फॉर द ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ एक्सेट्रा। प्राइसिंग से वह रिसोर्स जो है कंजर्व होने के बजाय इट विल शिफ्ट द यूज फ्रॉम पुअर सेक्शंस, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन टू द rich sections of the population, those who can afford, those who can pay. तो प्राइसिंग, प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ वाटर से कंप्लीटली जो नॉर्मल नोशन है वो खत्म होता है। तो यह चीज़ है, ऐसे पॉलिसी इंटरवेंशन, रिसर्च एक्सेट्रा काम करते हैं। कल्चरल जो गवर्नेंस है मैंने बताया ही था, तो मुझे लगता है कि यही बातें मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूँ। आने वाला भविष्य भारत का बहुत उज्जवल है। विकसित भारत का जो संकल्प है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी जी का 2047 में, वह पूरी तरह से वी आर डिटरमिन्ड, वी आर कंप्लीटली कॉन्फिडेंट दैट वी विल अचीव दैट, एंड इट इज नॉट दैट द गवर्नमेंट विल डू इट, ईच एंड एवरी पर्सन इन द कंट्री टुगेदर विद सामूहिक संकल्प, कलेक्टिव विल से हम ये अचीव करेंगे। और गवर्नमेंट कैन क्रिएट एन इकोसिस्टम of the implementation, but it is for the people to act on that. These are important. ये मुझे लगता है ये जो जितने भी हैं, इकोलॉजिकल एडवांसमेंट, मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी,
दीज आर इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये 2 दिन में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसमें जानकारी भी मिलेगी। इट विल ओपन योर माइंड टू थिंक ऑन दीज इश्यूज एंड कम आउट विथ सॉल्यूशंस ऑफ how to implement those solutions. Or surely I wish all success to this organizers for this giving me this opportunity. और आप लोगों को यहाँ पे आजकल ग्लोबल भी, जैसे यहाँ पे कई वाइस चांसलर्स भी बैठे हैं, फैकल्टी के मेंबर्स भी बैठे हुए हैं, और ये तो पूरा मुझे दिख रहा था जब आ रहा था, तो एजुकेशनल हब की तरह से यह पूरा यह पूरा एरिया डेवलप हो रहा है। देहरादून तो वैसे भी एजुकेशन के लिए माना जाता है। आप सबको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, जीवन में ज़रूर आप सक्सेसफुल होंगे और अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए उस सक्सेस को अचीव करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करता हूँ।